हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट के पास शिकायत भेज सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जिसको आप यूज कर रहे हैं उस पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो इंफॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ ये पता चल सके उनको। और अगर उनका किसी कंपनी में पैसा फंसा हुआ है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ झमेला चल रहा है तो उस केस में उन लोग उस कंपनी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट दर्ज करवा सकेंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आप जब कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो जो कंप्लेंट को हैंडल करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेगी और कोर्ट हैंडल करेगा। तो आप कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे और सिस्टम हमारा देश का जो है वो हैंडल करेगा। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा हूं कि ये कैसे किया जाता है। हो सकता है कि आप जो मैं इस वीडियो में आपको प्रोसीजर बताऊंगा उसको फॉलो करने के बाद भी और कई महीना या कई दिन वेट करने के बाद भी आपको आपकी समस्या सॉल्व ना हो। तो उस केस में ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आके मुझे मत गरियाने लगिएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करना है और जो भी आपका मतलब समस्या रहेगी वो सिस्टम सॉल्व करेगा, सिस्टम हैंडल करेगा। तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मैं ये टॉपिक उठा रहा हूं ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से देखा जाए पैसे से रिलेटेड टॉपिक है, बोल सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक है। तीसरी चीज ये है कि क्या होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अपन केस रजिस्टर करते हैं तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि आपका केस वो हैंडल खुद ही कर ले और उसका सॉल्यूशन निकाल दे। पर कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कोर्ट के पास चली जाती है या फिर हो सकता है कंपनी कोर्ट के पास चली जाती है। तो ये जो कंपनी का जो मैटर रहता है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिनको छोटे शब्दों में एनसीएलटी या एनसीएलएटी भी कहा जाता है, इन लोग हैंडल करते हैं। ये कोर्ट है कंपनी का। तो अगर जैसे समझ लीजिए कि आपका मामला या बहुत सारे लोगों का मामला जो मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के कारण परेशान है, अगर वो एनसीएलटी या एनक्लेट में चला गया है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एनसीएलटी या एनक्लेट की वेबसाइट पे जाइए, अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ पड़ रहा है या आपको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर एनसीएलटी या एनक्लेट के पास आपकी कंपनी से रिलेटेड आपका केस पहुंच गया है या ग्रुप ऑफ पर्संस का केस पहुंच गया है तो आप किसी अच्छे लॉयर से कंसल्टेशन करिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है जो इस टाइप की कंपनी रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपनी कंप्लेंट देने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाके ईमेल करने की जरूरत नहीं है, ना ही पत्र लिखने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कैसे कंप्लेंट दर्ज किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको एमसीए को कंप्लेंट भेजना है अपनी, तो आपको pgportal.gov.in यहां पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर देखिए आप लिखा है प्लीज लॉज योर ग्रीवेंस हियर, इस पे आप क्लिक कीजिए। अगले पेज पे आप पब्लिक ग्रीवेंस सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ये सब जो लिखा है आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहां पर ये जो चेकबॉक्स है जिसके सामने लिखा है आई एग्री डेट माई ग्रीवेंस डज नॉट फॉल इन
अब एनी ऑफ द अबव लिस्टेड कैटेगरीज, इसके सामने जो चेकबॉक्स है इस पे टिक कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए अगला जो पेज है, आपको इस पेज के माध्यम से अपनी कंप्लेंट एमसीए तक पहुंचानी है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये एक मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो देखिए आपको अगर एमसीए को कंप्लेंट भेजना है तो यहां पर ग्रीवेंस कंसर्न्स के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद देखिए सिलेक्ट मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन को कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री सिलेक्ट कीजिए। अगला पेज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, आप इसको पढ़िए ध्यान से। और अगर आपकी जो मतलब जैसे समझ लीजिए कुछ ही स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है, तो आपको अपनी कंप्लेंट सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को भेजना है। और अगर आपकी समझ लीजिए कि किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग कंपनी आरएनबीसी, इससे रिलेटेड अगर आपकी समस्या है तो आप रिजर्व बैंक को आपको कंप्लेंट भेजना है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो यहां पर लिखा है इस कैटेगरी में आपकी कंप्लेंट फिट हो रही है, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भेजना पड़ेगा, ना कि एमसीए को। तो आप ये ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही अपने कंप्लेंट दर्ज करवाइए। अगर आपको लगता है कि इन 6-7 कैटेगरी में आपकी कंप्लेंट फिट नहीं हो रही है, तो आप यहां पर कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपकी जो कंप्लेंट है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्रीज पे ही लॉन्च हो। अब उसके बाद देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी के सामने ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे आप अपना जो भी है मतलब सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी परेशानी है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ ऑप्शंस है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर हरेसमेंट या एट्रोसिटीज समझ लीजिए, हाँ चलिए हरेसमेंट या एट्रोसिटीज से सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। यहाँ आधार नंबर मांग रहा है, पर इसको डालने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती आपका आधार नंबर की, वैसे मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए आपका पूछ रहा है पासवर्ड, डू यू वांट टू हैव अ पासवर्ड फॉर दिस ग्रीवेंस। देखिए क्या होगा जब आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं इस pgportal.gov.in पे, तो आपकी जो कंप्लेंट है वो पब्लिक डोमेन पे आ जाती है। तो आपका जो कंप्लेंट का जो कंटेंट है मतलब मैटर है उसको कोई भी पढ़ सकता है, अगर उसको आपका कंप्लेंट नंबर मालूम हो, या फिर उसका स्टेटस कोई भी जान सकता है कि क्या हुआ, कंप्लेंट का क्लोज हुई कि नहीं, या कुछ किस ऑफिसर के पास गई है, ये सब। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, ताकि सिर्फ आप ही अपनी कंप्लेंट के बारे में जो भी हो रहा है वो देख सकें। तो यहां पर यस पे क्लिक कीजिए। और यहां पर देखिए आप अपना पासवर्ड टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स लिखा है। उसके बाद जो पासवर्ड आप यहां टाइप करते हैं उसको सेम यहां पर टाइप कीजिए। पासवर्ड क्लू कुछ भी दे दीजिए, जैसा आपको लगे, अपना निकनेम दे दीजिए, या फिर जो भी आपको लगता है जिससे आप ऊपर के ये पासवर्ड को याद रख सके। तो यहाँ पासवर्ड क्लू में वो टाइप कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए एड्रेस की फील्ड में आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस टाइप कीजिए, क्योंकि ये जो एड्रेस रहेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जिस कंपनी के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे, पत्र के थ्रू, लेटर के थ्रू। तो जो भी आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे वो एकदम सही लिखिए। या फिर अगर जैसे समझ लीजिए आपका कुछ ऐसा मैटर है जो, जैसे समझ लीजिए आपने एफडी की और एफडी में आपका जो भी एड्रेस लिखा है उस एड्रेस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस फील्ड में। पर ये ध्यान रखिए कि इस एड्रेस मतलब वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वहां रह नहीं रहे और डाल दिया एड्रेस, ऐसा मत करिए। जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपसे कंपनी या फिर गवर्नमेंट संपर्क कर सके या फिर इस आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट भेज सके, वो एड्रेस को यहां पर डालिए। उसके बाद देखिए पिन कोड, पिन कोड की जो फील्ड है पिन कोड डालिए अपना। कंट्री अपना भारत है।
स्टेट में आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपना स्टेट जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट के सामने लोड हो जाएगी। तो हर स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर आप जैसे समझ लीजिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए ग्वालियर सिलेक्ट कर, इंदौर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। फोन नंबर के आगे आप फोन नंबर देखिए, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है 91। यहाँ पर आपको जीरो से नहीं लिखना है, जीरो नहीं लगाना है, आपको ऐसा लिखना है 9111। जैसे ये 11 है आपका एसटीडी कोड है, मतलब जैसे आप अपन जो फोन नंबर लिखते हैं 011 फिर फोन नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको जीरो ना लगा के 9111 फिर आपका फोन नंबर लिखना है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर की जो फील्ड है उसमें भी आपको जीरो नहीं लगाना है, जीरो नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे जीरो की जगह 91 लिखना है, और उसके बाद जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिखिए, जो भी है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिए, जो भी आपका वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों का आप सही सही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड आपको कुछ अपडेट दिया जा सकता है, भले वो गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, जो भी हो। अब इसके बाद वाली जो फील्ड है, यहाँ पर आप आराम से बैठ के सिंपल हिंदी में या इंग्लिश में अपनी कंप्लेंट को लिखिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर यूज नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दीज वन आर नॉट अलाउड। तो ये स्पेशल कैरेक्टर को आप यहाँ मत लिखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका ये पेज कंप्लीट एरर देता रहे और आपकी कंप्लेंट सबमिट ना हो। प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश या हिंदी में अपनी कंप्लेंट लिखिए। कंप्लेंट लिखते समय मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आप जरूर से लिखिएगा अपनी कंप्लेंट में। पहला चीज, कंपनी का एग्जैक्ट नाम जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस, उसका एड्रेस आपको पूरा देना जरूरी है। किस शहर में है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, जो भी आपको डिटेल है वो आप दीजिए। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो उसका एफडीआर नंबर वो लिखिए, मैच्योरिटी डेट लिखिए। आपने अगर वो फिक्स डिपॉजिट किसी कुरियर के माध्यम से या फिर किसी एजेंट के माध्यम से या किसी मिडिल कंपनी के माध्यम से अगर आपने भेजी थी कंपनी, तो उसके बारे में लिखिए। जो भी डिटेल है आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड वो पूरा यहां मेंशन कीजिए। अगर आप कोई भी डिटेल मिस करेंगे तो हो सकता है एमसीए आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दे। तो पूरा विस्तार से दीजिए, जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकें आप दीजिए, ताकि आपकी जो कंप्लेंट है उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो सके। उसके बाद देखिए, यहां पर लिखा है डू यू वांट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट। तो यहां पर मैं यस या नो आप जो भी मतलब सिलेक्ट करना चाहें। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड है, जैसे हो सकता है आपके पास अपनी फिक्स डिपॉजिट की रिसीट हो, मतलब आपने फोटोकॉपी करा के रखे हो उसको भेजने से पहले कंपनी को, या फिर कुछ भी हो, आपके पास स्पीड पोस्ट का रेफरेंस नंबर हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड हो, आप उसको स्कैन करिए, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कीजिए। और यहाँ जो लिखा है डू यू वांट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट, इसके सामने यस जो लिखा है इस पर क्लिक करके एक डब्बा खुलेगा, उसमें चूज फाइल करके उसको अपलोड कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ चूज फाइल आ गया। इसके माध्यम से आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करिए ये अटैच बटन का यूज करके, और जब एक बार अटैच हो जाता है तो आप सबमिट कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो पीडीएफ फाइल है वो 4 एमबी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 एमबी के ऊपर रहेगा तो ये अटैच होएगा ही नहीं और आपको ये पेज एरर देता रहेगा। जब आपने अपनी पीडीएफ फाइल जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजने थे उसको पीडीएफ फाइल में अटैच कर दिया है, और साथ साथ में यहाँ पर पूरी अपनी कंप्लेंट लिख दी है फुल डिटेल में, तो यहाँ पर आप अपना कैप्चा टाइप कीजिए।
जो जैसे यहाँ पर 215 दिखा रहा है, आपको कुछ और दिखाएगा। ये जो कैप्चा है जैसे ही आप टाइप करेंगे और फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे चली जाएगी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद जब कंप्लेंट आपकी चली गई है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉरवर्ड कर दे। अब देखिए, जैसे समझ लीजिए आप जिस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवा रहे हैं वो दिल्ली में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज न्यू दिल्ली को आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा ताकि वो उस पर कार्रवाई करे। जैसे समझ लीजिए आपकी कंपनी, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो उत्तर प्रदेश का है या फिर उत्तराखंड का है, वहां पर आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाए और उन लोग उस पर कार्रवाई करें। तो जो भी आपकी कंप्लेंट होगी, जो भी जैसी भी कंप्लेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उस हिसाब से वो कंप्लेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉरवर्ड करेंगे या फिर किसी और सब ऑफिस को फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, उसमें ये रहा है कि जब आपकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है तो वो एक लेटर कंपनी को भेजते हैं कि आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट आई है, आप एक कॉपी जिसने कंप्लेंट किया उसको भेजिए और एक कॉपी हमको भेजिए। तो जो भी आपको रिप्लाई आता है कंपनी की तरफ से, वो रिप्लाई सेम आरओसी को जाता है। तो क्या होता है, आरओसी मैक्सिमम केसेस में जो मैटर है वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। पर जैसे समझ लीजिए कि आरओसी आपकी कंप्लेंट ये बोल के क्लोज कर देता है, या फिर समझ लीजिए कोई और सब ऑफिस आपकी कंप्लेंट ये बोल के क्लोज कर देता है कि आपका केस एनसीएलटी, एनक्लेट या फिर कोई और कोर्ट में चल रहा है और उन लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिर्फ यह बोलूंगा कि आप किसी अच्छे वकील से कंसल्टेशन करिए ताकि आप आगे बढ़ सकें कि क्या करना है। अब देखिए, जब आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे आप अपनी कंप्लेंट की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर होता है वो इस प्रकार का रहता है। जब भी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो आपको इस प्रकार का एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। अभी तो फिलहाल मेरी ये कंप्लेंट बंद हो चुकी है, पर अगर आप जब आप फ्रेश कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो आपको इस प्रकार का रेफरेंस नंबर मिलेगा। अब इस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर देखिए, व्यू स्टेटस लिखा हुआ है। ये जो अपन ने कंप्लेंट दर्ज की है, उसके बाद जैसे ही आपको अपना आपका कंप्लेंट नंबर मिल गया तो व्यू स्टेटस में जाइए, यहां पर अपने रेफरेंस नंबर को पेस्ट कीजिए। अगर आपकी कोई मतलब जैसे समझिए कि यहाँ पर आप अगला फील्ड कुछ पासवर्ड वगैरह का दिखा सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड सेट किया हुआ तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे एक पासवर्ड की फील्ड होगी। अगर आपने पासवर्ड सेट किया तो उस पासवर्ड को यहाँ डालिए और उसके बाद प्लीज टाइप द कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन द इमेज बिलो। ये जो यहाँ पर कैप्चा है, इसके जो नंबर है आप उसको टाइप कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपको आपकी कंप्लेंट रिलेटेड स्टेटस दिखा देगा कि उस पर क्या हो रहा है, क्या वो अंडर प्रोसेस है या फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने या किसी और सब ऑफिस ने आपको कुछ आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड जवाब दिया है क्या। और अगर आप और जानना चाहते हैं कि ये कैसे पूरा ये सिस्टम वर्क करता है तो आप ये pgportal.gov.in पे जाइए, इसके होम पेज पे, और ये जो लिंक्स है इसको आप एक एक करके क्लिक करिए, पढ़िए आराम से बैठ के, तो आपको पूरा ये पता चल जाएगा कि ये सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। और अगर आपको
और जानकारी चाहिए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में जाके पढ़िए, या फिर आप कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़िए। कंपनीज एक्ट 2013 सर्च कीजिए गूगल पे, और ये देखिए जो पहला है mca.gov.in, इस पे आप पढ़ सकते हैं। या फिर और भी वेबसाइट्स है जिसमें आप कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका केस कंपनीज एक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पर देखिए कि आपकी मतलब किस कैटेगरी में कंप्लेंट फिट हो रही है। उस हिसाब से आप यहाँ पर pgportal.gov.in को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई को आपको कंप्लेंट भेजनी थी पर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भेज रहे हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप पहले देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में पढ़िए कि वो किस टाइप की कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। क्योंकि मैंने तो देखा है कि ये सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ही कंप्लेंट हैंडल करता है। कॉरपोरेट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो ये एक रेगुलेटर का काम करता है एमसीए, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का। तो आप देखिए कि आप अगर एमसीए को आपकी कंप्लेंट भेजने लायक है तो आप ये pgportal.gov.in का यूज करके अपनी कंप्लेंट भेजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन जानता था मैंने आपको दिए है, और अब आपके हाथ में है, आप रिसर्च कीजिए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो भी दुविधा है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर कीजिए इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।